तो गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं ग्रुप एक्स एंड वाई का मॉक टेस्ट इंग्लिश का पार्ट 10। और इस मॉक टेस्ट के अंदर ना, जैसे हर डे हम लोग कर रहे थे उस तरीके से नहीं होने वाला है कि मिक्स से आएगा। ये जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर के क्वेश्चंस होंगे, वो सभी के सभी जो है ना वर्ब चैप्टर के बेस्ड में होंगे, है ना। मतलब वर्ब तो आपने पढ़ाई क्रिया इंग्लिश में, उस पर आधारित बहुत सारे कॉमन एरर्स, मतलब बहुत सारे नहीं 15 क्वेश्चन से होंगे, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट के कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। और जो जो रूल्स बताऊंगा इसके अंदर नोट कर लेना, बिकॉज इसी रूल पे आधारित वर्ब से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम आप तो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट इसके पीडीएफ आज बहुत सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सर्च करो @A2Z स्टडी और फटाक से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपने से कोई भी अगर पेड बैचेज लेके पढ़ना चाहता है, वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप आराम से वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन को हमारी बैच से आप कर सकते हो, ठीक है। आप A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे, कुछ नहीं करना, और इस पे आपको कंप्लीट ना वाई ग्रुप की पेड बैच मिल जाएगी, जहां पे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस वाई ग्रुप में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रागा हो, कंप्लीट तैयारी वाली वीडियो मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, और पेड पीडीएफ जो हमारा आता है वो सब इस बैच के अंदर मिलेगा। अगर आपको नहीं ज्वाइन करने आ रहा है कैसे करना, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। अगर आप एक से या वाई ग्रुप से हो, सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हो, तो आराम से आप 250 रुपीज़ में इस इंग्लिश की क्लास को अलग से बाई करके पढ़ सकते हो। अगर जिसको कंप्लीट नहीं लेना, सिर्फ इंग्लिश ही लेना है, तो वो सिर्फ इंग्लिश ही लेके बाई करके पढ़ सकता है। या फिर आपको वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट सिर्फ चाहिए, तो वो आपको मॉक टेस्ट भी अलग से मिल जाएगा। अगर किसी को खाली मॉक टेस्ट चाहिए तो वाई ग्रुप का वो सब आपको ऐप पे मिल जाएगा, A2Z स्टडी ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। देखो कह रहा है वो ना एक जन्म ले रखा था, कैसे फैमिली में, एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसको क्या कर लिया गया, गोद ले लिया गया कैसे फैमिली के द्वारा, एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, जिस मतलब संपन्न इंसान के घर में, जिसके घर सुखी संपन्न हो। कल मैंने एंटोनिम वाले में पढ़ाया था ना कि एफ्लुएंट का क्या होता है एंटोनिम, पॉवर्टी। ये चीज पढ़ाया था मैंने। पॉवर्टी मतलब गरीब, या फिर पुअर जिसको कह सकते हो, और साथ में एफ्लुएंट मतलब जो कि संपन्न है, एकदम पैसे की कोई कमी नहीं है उसको। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। तो अब देखो जो गलती है ना इसके अंदर, अगर आपको मिल गया होगा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ये NE है, एक बियर वर्ड होता है, सहन करना, इसका मतलब पास्ट फॉर्म है, तो ये नहीं हो सकता। बियर का मतलब जो सहन करना होता है, जो कि गलत है। तो बॉन्ड क्या होगा, जन्म लेने का पास्ट में क्या बनेगा मेरे को ये बताओ। तो बॉन्ड का बॉन्ड ही रहता है, ठीक है। तो ये जो सीन है थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे इस चीज को। थोड़ा सा यहाँ पे ना वर्ब के फॉर्म में प्रॉब्लम करके एग्जाम में देता, क्लियर है। अगला कह रहा है द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1945। देखो यूनिवर्सिटी को क्या किया जाता है, खोजा जाता है या फिर उसकी स्थापना की जाती है। ऑब्वियसली सर, मतलब यूनिवर्सिटी को खोजा थोड़ी जाएगा, वो कहीं खो थोड़ी गया है, उसकी स्थापना की जाएगी। तो सवाल ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, 1945 में। तो देखो स्थापना की गई थी ना, ये जो फाउंड है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है। क्योंकि सर मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर हम बोले ना फाइंड, मतलब जिसको ढूंढना, उसका बनता है फाउंड एंड फाउंड, V1 V2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्थापना करना वाला, तो उसका ऑलरेडी V1 होता है फाउंड, फाउंडेड, ठीक है, एंड फाउंडेड, ये बनता है। इसका मतलब होता है खोजना, पाना, जो भी है खोजना या फिर पाना, इसका मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। तो फाउंड तो ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये पैसिव में कह रहा है कि स्थापना किया गया था, तो वाज के साथ V3 लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेड ही होगा ना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब, आपको फाउंडेड हो जाएगा इसका सही आंसर। यार इसकी पीडीएफ में नहीं दूंगा, आपको नोट्स कर लो, बिकॉज ये वाली पीडीएफ लेके क्या करोगे, इसमें आंसर की रहेगा नहीं। मॉक वाली पीडीएफ में अपलोड करके दे दूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं, आपको नोट बनाना है इस मॉक का, ठीक है। इसमें रूल्स है, वर्ब नाम का एक टॉपिक लिख लो और यहाँ पे रूल लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ और उसका रूल लिखते जाओ। कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, आई डैश अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो अब कह रहे ना कि मैंने क्या कर दिया भाई, कंप्लेंट या फिर कंप्लेंट्स या फिर कंप्लेंट्स, ये कंप्लेंट्स है, तो मैंने ना किसी के खिलाफ में, उसके खिलाफ में कंप्लेंट किया। तो अब देखो अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे ना कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैं कहूँ ना कि मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ, मतलब आप रोज रोज थोड़ी किसी का कंप्लेंट कर रहे हो, ये आपकी आदत तो है नहीं रोज रोज करने वाला कोई काम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस चीज को रखते हैं जो जनरली हम हैबिचुअल हो, मतलब जो हमारा हैबिट हो, या फिर जो चीज रोज हो रहा हो,
या फिर उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में दर्शाना चाहते हो। तो अब उसने किसी के खिलाफ कंप्लेंट किया तो ये तो पास्ट में चला गया। हम लोग बोलते हैं ना कि टेंशन नहीं लो मैंने कंप्लेंट कर दिया है, मतलब आपने पास्ट का वो चीज हो गया। तो कंप्लेन का क्या करना है भाई, V3 आपको खोजना है या फिर V2 करना है, सब्जेक्ट के बाद V2। तो आप सोच रहे हो कि देखो कंप्लेंट भी लग रहा है ना, जैसे कि V2 है, देखो कंप्लेंट एक वर्ड है, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूँ, एक होता है कंप्लेन और एक होता है कंप्लेंट। दोनों में क्या फर्क है, ये एक प्रकार का नाउन है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है, और ये कंप्लेन एक प्रकार का क्या है भाई, वर्ब है, जिसका मतलब होता है शिकायत करना। ध्यान से सुनना, शिकायत करना, और इसका मतलब क्या होता है, शिकायत। इसका मतलब क्या होता है, शिकायत। तो आपने शिकायत किया ना, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए ना, तो ये कंप्लेंट तो आएगा नहीं सब्जेक्ट के जज्बात, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कंप्लेन। तो कंप्लेन तो नहीं यूज करेंगे, ऑप्शन में भी नहीं है, और आई के साथ प्रेजेंट में कंप्लेंट्स लगा नहीं सकते हैं, क्यों भैया, वो थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन के साथ V5 को। तो अब कंप्लेंट हम लोग करेंगे नहीं, और फोर्थ में कंप्लेंट्स था जो कि कट गया, तो नाउन को हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ना कि हम उसके वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं। तो भाई ए और डी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और सी मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, आई के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं बचता। तो कंप्लेन का V2 और V3 कंप्लेंट होता है, जो कि करेक्ट आंसर बी बना। तो जो जो रूल्स मैंने बताए आपको, आई होप कि समझ में आए होंगे, और नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है ही डैश ऑन ग्रास फॉर आवर्स, इसको आवर्स नहीं पढ़ते, फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। वो मतलब 4 घंटों तक क्या किया ना कि लेटा, कहाँ पे भाई, ग्रास पे, मतलब ठंडी हवा में, ठीक है, उसको ठंडा मतलब हवा का एंजॉय करना था, तो वो लेट रहा था या फिर लेटा था। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के साथ ना यहाँ पे V5 का यूज नहीं कर रखा, तो अब V2 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ V3 नहीं आता है, हैव या हैज या हैड रहता तब, तो यहाँ पे V2 पूछ रहा है। तो हम लोग लेड करे, ले करे या फिर लाइड करे, क्या करें, देखो लाई होता है झूठ बोलना। बोलोगे क्या सर कितना कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ाते हो आप, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सनक जाओगे। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो अगर इसके बारे में कहोगे V2 ना, तो हो जाएगा लाइड, इसका हो जाएगा लाइड, मतलब लेटना। बात समझ में आ गया, सॉरी झूठ बोलना, लेटना नहीं, झूठ बोलना। लेकिन लेटने के अर्थ के लिए क्या यूज करेंगे, 3 चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक तो झूठ बोलना, सेकंड इज क्या हो गया आपको, एक मैं बोल रहा था लेटने के अर्थ में यूज करना है, क्योंकि इसमें ग्रास पे तो लेटेंगे हम लोग, उसका भी मतलब होता है लाई। अब जब लाई का मतलब हो जाएगा लेटना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बड़ा अटपटा चीज है ये, तो इसका क्या बन जाएगा, लाई, ले, और हो जाएगा ये लेन। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलोगे और क्या चीज होता है भाई, तो 3 चीज हो गया। अगर इसका हमको V5 भी बनाना होगा तो हम लाइंग बना देंगे, ठीक है, मतलब B4 बनाना होगा, तो वैसे B4 की उतनी कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां होगा यही में। अगर झूठ बोलने के लिए होगा तो लाई का यूज करोगे, अगर झूठ बोलने वाला लाई तो लाइड और लाइड होता है। अगर लेटने वाला अर्थ यूज करोगे लेटना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म करोगे तो ले कहोगे। एक चीज और क्या बोल रहे थे आप, तीसरा चीज भी कुछ बोल रहे थे, हमने सुना, हमने तीसरा बोला ले। इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ले, मतलब इसका मतलब होता है ना कि किसी चीज को रखना, ठीक है, हॉरिजेंटली रखना, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर किसी चीज को आप रखते हो कहीं पे, पुट डाउन समथिंग, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसका V1 अलग हो जाएगा, लेड, LAID लेड, और ये हो जाएगा LAID लेड, ठीक है, और इसका V4 LAYING बन जाता है, नहीं। बात समझ में आ गया ना। तो ये थोड़ा सा अजब प्रेम की गजब कहानी है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझने की जरूरत है, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। मेन अपना था यहाँ पे लेटने वाला अर्थ में, लाई का मतलब झूठ बोलना, तो लाइड लाइड बनेगा झूठ बोलना। लाई का मतलब अगर लेटना तो ले एंड लेन बन गया, और ले का मतलब रखना, जैसे अगर कोई मुर्गी अंडा देती है तो वो जमीन पे अंडे को मतलब एक तरीके से रखा जा रहा है ना, कि लिटाया जा रहा है, तो वो ले, ठीक है। तो ले V1 के फॉर्म में बनेगा, उसका V2 लेड बनेगा, और इसका V3 लेड बनेगा। अगर आप जमीन पे कोई चीज को रख रहे हो, जैसे आपने कहीं से आए हो घूम के और अपने ट्रॉली को या फिर सूट को, मतलब सूट क्या कहते हैं उसको, सूटकेस या फिर जस्ट अटैची कहते हैं, या फिर कुछ और बैग कहते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल रखोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ले को यूज करोगे। अगर ऐसा सीन आ रहा है कि लिटा रहे हैं किसी चीज को, जैसे कि ग्रास पे, क्या करोगे,
मतलब लेट कहीं आप इंजॉय करोगे ना, उतना तो समझदार हो तो ये वाला यूज करोगे, तो ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर है, दो चार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आगे देखो, ही ले हिज लगेज असाइड एंड लेट डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अब ये कह रहा है ही ले हिज लगेज, भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि क्या गड़बड़ है। देखो ये कह रहा है ही ले हिज लगेज, उसने क्या किया, अपने लगेज को रखा असाइड बगल में एंड लेट डाउन, और क्या किया, आप लेटने के बारे में कह रहे हैं कि लेट गया, टू रेस्ट फॉर अ वाइल, यही ना कह रहा है कि वो लेट गया या फिर खुद भी बैठ गया, टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। अब देखो एक चीज हो सकता है, या तो आपने यहां पे लग रहा होगा कि लेट डाउन में कुछ गलती है, या फिर ले हिज लगेज में गलती है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया ना कि अपने को क्लियर है कि देखो ले हिज लगेज तो नहीं, अगर हम इसको V2 के फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लगेज को लेटाएगा नहीं, रखेगा, ठीक है। और रखने के अर्थ में ना ले क्या है, V1 है, तो यहाँ पे लेड होगा। अगर कहोगे नहीं सर नहीं नहीं, इसको हम अगर हम V1 के तौर पे यूज करना चाहते हैं, भाई V1 के तौर पे रखने के अर्थ में हम लोग यूज ही नहीं कर सकते ही के साथ, तो V5 होता है, लेज हो जाएगा, लेकिन V5 तो ही के साथ यूज करते हैं। और सेंटेंस में ऑलरेडी क्या रहा है ना कि वो लेड इधर यूज कर रखा है ना, तो लेड का मतलब कह रहा है वो खुद भी रख रहा है या फिर खुद को बैठा रहा है। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब वहां पे वो खुद भी बैठ गया, लेटा नहीं, इसका मतलब रखना या फिर खुद को भी आप रख रहे हो या फिर बैठ रहे हो हॉरिजेंटल, तो लेट का यूज बिल्कुल भी सही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट नहीं रहे हो, अगर खुद को भी हॉरिजेंटल बैठा रहे हो कहीं पे, तो लेट का यूज सही है। लेकिन मेन पकड़ना है कि ही के साथ भाई साहब ले तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेज होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेड बनेगा, पास्ट यूज करना बिकॉज पूरा टेंस पास्ट में है, तो ही लेड हिज लगेज, वो अपने लगेज को रखा, ठीक है, लेड बनेगा। एंड लेड डाउन मतलब खुद भी वहां बैठा, फोर नहीं है, लेड डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मतलब बैठा खुद के, मतलब थोड़ा देर के लिए रेस्ट के लिए, वो लेटा नहीं है। सेंटेंस से समझ में आ गया, वो लेटा ही नहीं है भाई, वो बैठा हुआ है, तो ये चीज बिल्कुल भी सही है। अब कुछ कहोगे सर मान लो यहाँ पे लेड में हम क्यों नहीं गलत निकाल सकते, इसको हम ले क्यों नहीं कर सकते हैं। भाई देखो जरूरी नहीं है कि हम कहीं अनजान जगह लेट के ही हम रेस्ट करें, बैठ के भी रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस वही कहना चाहता है और इस बेसिस पे ये बिल्कुल भी सही है, थोड़ा खतरनाक है लेकिन सही है। ओके आगे देखो 6 नंबर कह रहा है वेन आई वॉज यंग आई डैश रन फास्टर देन श्याम। जब मैं यंग था तो मैं श्याम से क्या करता था, रनिंग करता था। अब यहाँ पे कैन नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि कैन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आई के साथ वॉज है, तो कैन को तो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। कहोगे क्यों ना हम वाज का यूज करते हैं, आई वाज रन, क्या मैं दौड़ाया जाता था, ये फिर पास्ट में हो जाएगा ना, या फिर इसको रनिंग करते तब हो जाता। अगर आई के साथ वाज तो रन ऑटोमेटिकली भीतरी की तरफ उसको हम लोग रीड करेंगे, तो मैं दौड़ाया जाता था, तो मैं दौड़ाया नहीं जाता था, मैं दौड़ता था या फिर दौड़ा करता था, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। तो आई के साथ वाज नहीं, क्योंकि आई के साथ वाज के साथ अगर भीतरी यूज करोगे तो ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो आई के साथ कैन भी नहीं, वाज भी नहीं, और शुड क्यों नहीं करेंगे भाई, चाहने के अर्थ में नहीं, चाहने के अर्थ में यूज नहीं कर सकते। क्या मैं बोलूँ ना कि वेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था तो आई शुड रन फास्टर देन श्याम, ठीक है। मैं कहता हूँ ना कि शुड का यूज क्या करते हैं किसी चीज के चाहने के अर्थ में, जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो मतलब मुझे ना श्याम से तेज दौड़ना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। तो वो बता रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता था उस टाइम, तो वेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्टर देन श्याम, मतलब मैं श्याम से तेज दौड़ सकता था, ठीक है, जब मैं यंग था। ओके तो कुड का यूज सही है। 7 देखो आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैच वेन आई वॉज यंग। अब वो जब जवान था ना तो क्रिकेट खेला करता था। अब ये पास्ट में सेंटेंस है, जब उसकी आई यूज टू प्ले क्रिकेट वेन आई वॉज यंग, तो जब वो जवान था तब था, तब जब था तो पास्ट की चीजें बता रहा है। तो यूज टू का पास्ट क्या होता है, पास्ट यूज्ड टू होता है। तो ये सभी चीजों को थोड़ा ध्यान दो। वे आई यूज टू प्ले, यूज टू मतलब समझ में आ रहा है ना कि अपनी हैबिट को बता रहा है, वो खेला करता था। यूज टू से ना जनरली हम लोग पास्ट की हैबिट को बताते हैं। ओके आई कह रहा है आई डैश डाई देन बेग, मैं मतलब मर जाना पसंद करूंगा, भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाना पसंद करूँ। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो वैसे में वुड रैदर का यूज करते हैं, ठीक है। आई वुड रैदर डाई देन बेग, तो बोलोगे सर एक आई नहीं यूज कर सकते, तो एक कहता है ना या तो हम वुड को भी खाली यूज कर सकते हैं और वुड रैदर को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम वुड रैदर को तो कर सकते हैं लेकिन वुड को नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि रैदर के बाद दैन का यूज होता है, वुड के बाद दैन नहीं,
ठीक है, तो खाली वुड के साथ देन नहीं लगाएंगे, वुड रैदर डाई देन बेग। ठीक है, रैदर के साथ जो कंजक्शन होता है वो देन कंजक्शन का यूज होता है। तो आई वुड रैदर डाई देन बेग, मतलब मेरे को मरना ज्यादा बढ़िया लगेगा भीख मांगने से। बात समझ में आ रहा है? चलो 9, 10, 11, 12 साथ साथ दिख रहा है, ध्यान से सुन। आई वुड रैदर स्लीप देन प्ले, मैंने जस्ट बोला रैदर के साथ क्या लगता है, तो सर अब ये तो आपने बताया देन लगता है, तो यहाँ का नौटंकी चल रहा है, यहाँ पे देन लग रखा है, तो फिर गलत है ना भाई। देन लगाओ, इसको मार के भगाओ यहाँ से, देन लगाओ। आई वुड रैदर स्लीप देन प्ले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम, उसने उम्मीद किया था कि वो पास कर लेगा एग्जाम। तो भाई देखो, जब सेंटेंस क्या है, ये पास्ट की है और ये डैट से जुड़ के ये सेंटेंस को जब एक में मिला दिया गया है, तो ऑब्वियसली आगे की जो वर्ब होगी वो भी पास्ट में होगा। जब पूरा का पूरा सेंटेंस में पास्ट में है तो विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा ना। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। बोलोगे हाँ सर ये तुमको समझ में आ रहा, लगी तुम पकड़ नहीं पा रहे थे, तो पकड़ने की आदत डालो ना। ठीक है, फिर कह रहा है ही मे लिव लॉन्ग, ही मदर ही सैड मदर प्रेड, उसकी जो सैड मदर है वो प्रे कर रही है। ही मे लिव लॉन्ग। भाई देखो, जब भी प्रार्थना के तौर पे यूज करते हैं ना, तो ही में नहीं, मे ही लिव लॉन्ग कहते हैं, मे ही लिव लॉन्ग। इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो ये मे से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये चीज समझना। ही मे लिव लॉन्ग जब भी स्टार्टिंग से हो, अगर ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है डेट वेट से जोड़ के, तो फिर ही मे लिव लॉन्ग चल जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस स्टार्टिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस बन रहा है जब ये, तो मे ही लिव लॉन्ग होता है ना कि ही मे लिव लॉन्ग। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन देखो, वर्ब का जो है ना प्लेसमेंट देखो क्या होगा, मे को पहले लाओ तब सब्जेक्ट लाओ। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखो। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। मैंने ये चीजें पहले भी सेम क्वेश्चन पढ़ाया था कि वेस्ट मटेरियल को क्या करना चाहिए, शुड बी के साथ क्या लगता है, V3, तब ना पैसिव वॉइस में जाएगा। शुड के साथ देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बोलोगे ठीक है सर, लेकिन शुड के साथ बी लग गया, तो उस सिचुएशन में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, रिसाइकल्ड कहेंगे कि वेस्ट मटेरियल क्या होना चाहिए, रिसाइकल्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए और किया जाना चाहिए, करना चाहिए अर्थ थोड़ा नहीं है। अब बी को हटा देना तब लगे कि हाँ करना चाहिए, लेकिन शुड भी आ गया तो मतलब V3 करेंगे, शुड के साथ बी, उसके बाद वर्ब का V3 रिसाइकल्ड कर दो यहाँ पे। तो ऐसा फील हो रहा है अगर पॉसिबल हो तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल्ड किया जाना चाहिए, मतलब फिर से उनका मतलब एक नया सा निर्माण करना चाहिए, कुछ बना देना चाहिए। ठीक है ना, चलो 13 नंबर कह रहा है ही डिनाइड टू हेल्प यू, उसने आपको मदद करने से मना कर दिया। अब ये ही डिनाइड ना हेल्पिंग यू होगा यहाँ पे, रीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। डिनाइड के साथ अगर इनफाइनाइट का यूज नहीं करते हम लोग, जीरंड का यूज करते हैं, डिनाइड आ गया। या फिर एक अगले सवाल में भी देखो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ जीरंड का यूज होता है। डिनाइड हेल्पिंग यू होगा ना, कि ध्यान रखना डिनाइड के साथ ना इनफाइनाइट का यूज नहीं करते, 2+V1 नहीं, डायरेक्टली हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग यू होगा। The students were looking forward as the eminent scientist। देखो looking forward के साथ एक प्रीपोजिशन टू यूज होता है, और टू के साथ वी का, अब बोलोगे सर टू के साथ जनरली हमने V1 पढ़ाया नहीं होता है, बाकी प्रीपोजिशन के साथ वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज होता है, लेकिन टू के साथ V का 1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, कस्टम टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन सभी के साथ ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, तो टू आना लाजमी है, मतलब आएगा ही आएगा टू के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। बात समझ में आ रहा है? ये सभी चीजों को याद रखो, लिखोगे नोट में लुकिंग, ठीक है, फॉरवर्ड नोट में लिख लेना, प्लस में टू और प्लस में वर्ब का चौथा फॉर्म, यह आएगा ही आएगा, और बहुत बार एग्जाम में देता है। ये प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन हो गया और कंजक्शन का भी हो गया। प्रीपोजिशन क्या, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आता है, और उसके बाद वर्ब क्या, तो चौथा फॉर्म आता है ना। खेल गया यहाँ पे। आगे देखो 50 नंबर कह रहा है आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है देखो, जब एक है हैव और एक है यहाँ पे विल, दो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या भैया हैव और यहाँ पे क्या, एक तो एक्सिलरी वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड होता है ना, तो हैव के साथ कहोगे सर हमने पढ़ा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और विल के साथ V1 आता है। ठीक है, अब तो विल के साथ V1 हमने कर दिया, विल बी फेथफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ बी नहीं आता है। जब भी दो एक्सिलरी वर्ब हो तो दोनों का अपना अपना वर्ब क्लियर कर दिया करो। जैसे आई हैव बीन ऑलवेज,
ठीक है। एंड विल, सॉरी मैंने उल्टा बोला, आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी। ठीक है, देखो हैव ऑलवेज इसका वर्ब अलग से, क्योंकि दोनों वर्ब, जब दोनों एक्सिलरी वर्ब अलग अलग मेन वर्ब को ले रहे हैं या फिर अलग अलग वर्ब के फॉर्म को लेते हो, ध्यान देना, तो वैसे में उनका वर्ब क्लियर कर देना चाहिए। जैसे विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो हैव का अपना वर्ब दो, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा तुमने तो खाली विल को तुम प्यार करते हो, हमसे तो करते ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं दुनिया में, है ना। तो हैव का दे दो भाई, ले तू भी ले ले, अपनी वाली ले ले, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले ले, और विल को कहोगे ले भाई तू वर्ब का प्रथम फॉर्म ले जा, फर्स्ट फॉर्म ले जा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल मैं और लेके आऊंगा, टेंशन ना लो, ऐसी रूल पे, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इस रूल पे बेस्ड और सवाल आगे लेके आऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी जाने से पहले कमेंट करके बता दो आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए, और हाँ जाने से पहले पेड बैचेस आपका वेलकम करने का इंतजार कर रही है, जाओ जल्दी से A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करो, सारी पेड बैचेस या फिर मॉक टेस्ट जो लेना है ना आप दबा के भाई करो, और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमारा पेड बैचेस वाई ग्रुप के लिए बहुत हेल्प होगा। अगर इंग्लिश कम टाइम में बढ़िया करना है, ग्रामर वगैरह, तो हमारा 250 रुपए का जो इंग्लिश ग्रामर का बैच है वो आपको बहुत मदद करेगा। उसमें वोकैबुलरी की PDF मिल जाएगी, PDF से पढ़ के दबा के तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।